गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनोद पांडे आपका प्रायोजन फैमिली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस का, जनरल साइंस के फिजिक्स के टॉपिक को किया था और दो महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने कवर किया था उसमें, जिसमें एक था वेलोसिटी यानी जिसको वेग कहते हैं और दूसरा ये था स्पीड जिसको चाल कहते हैं। उनमें बेसिक डिफरेंस क्या था, उसके कुछ पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे कहीं ना कहीं फिजिक्स की कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, हमारे बोलचाल की भाषा में कई बार यूज़ होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। त्वरण, इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं। कई बार आप इस शब्द का यूज़ इनडायरेक्टली करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है, ठीक है। यूज़ हम करते हैं कि एक्सेलरेटर होता है जब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, गियर बदलते हैं, एक्सेलरेशन देने के लिए यानी स्पीड बढ़ाने के लिए हम एक्सेलरेटर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और समझेंगे। जैसा कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट या रेस्ट में है या फिर ये गति कर रहा है, ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से ये गति कर रहा है। जब आप इस पे कोई फोर्स लगाते हैं यानी बल लगाते हैं, तो सपोज दैट इसकी वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, जब आपने इस पे फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी अब सपोज दैट हो गई है कितना, v। जनरली फिजिक्स में क्या होता है कि इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल यानी अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको समझेंगे। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाते हैं तो उसकी गति u से बढ़ के यानी चेंज होकर के दो चीज़ हो सकती है, या तो इसकी वेलोसिटी पहले से कम होगी या पहले से फिर ज़्यादा हो सकती है, दोनों ही केस हो सकता है। तो अगर इसकी वेग में चेंज होता है, सपोज दैट u से कितना हो गया, v हो गया, और ये सब करने में टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, ठीक है, t टाइम लगा। तो ये जो चेंज वेलोसिटी में है, अब अगर हम सपोज दैट ये देख रहे हैं कि इसका वेग u से बढ़कर v होता है, तो यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा। तो अगर दोनों का हम अंतर देखें कि इसके वेग में कितने का अंतर हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, यानी अंतर देखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि v माइनस u जो होगा वो उसके वेग में अंतर हुआ, और कितने टाइम में हुआ, t टाइम में। तो ये जो ये क्वांटिटी है ये होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बराबर होता है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू होता है a। ये होता है फार्मूला। यानी आप ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम त्वरण कहते हैं। ये बात एकदम क्लियर हो गई। यानी किसी ऑब्जेक्ट में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, दोनों के रेशियो यानी दोनों का जो अनुपात होता है वो उसके त्वरण के बराबर होता है। अब इसको आप समझ सकते हैं, जो a है एक्सेलरेशन, इसी शब्द से एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेटर बना हुआ है। इसीलिए जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं तो उसको जो एक्सेलरेटर देते हैं, मानो इसको फ्यूल ज़्यादा सप्लाई देते हैं, तो उसकी स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाती है। ये बात समझ में आ रही है। अब एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सेलरेशन की जब पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी जब स्पीड यानी वेलोसिटी जब बढ़ती है, तो उसको तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन कभी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हुई, सपोज दैट आपने गाड़ी को जब ब्रेक लगाते हैं, तो आपने देखा ब्रेक लगाते हैं तो आपकी वेलोसिटी जो ज़्यादा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जो वेलोसिटी घटती है वहाँ भी एक्सेलरेशन वर्क करता है। लेकिन आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन जब वर्क कर रहा है तो उसकी स्पीड कम हो रही है, पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई। इसका मतलब जो चेंज हुई वेलोसिटी में वो नेगेटिव हुआ, इसीलिए इसको रिटार्डेशन कहते हैं।
एक्सेलरेशन जनरली क्या होता है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है और जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो उसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। आई बात समझ में? ये बड़ा सिंपल सा वर्ड है, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब आप बता जाए कि जो त्वरण है इसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा। मात्रक के बारे में अभी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है कि किसी भी क्वांटिटी जो होता है उसको, उसके मात्रक को कैसे निकालते हैं। मात्रक वो होता है जिसमें उस चीज़ को मापा जाता है, सिंपल सा वर्ड। जैसे आपने देखा होगा जब आप दूध खरीदते हैं, कोई लिक्विड खरीदते हैं, लीटर में नापते हैं। जब वही हम आप कुछ वैसा चीज़ करते हैं, सब्जी वगैरह लेते हैं तो उसको किलोग्राम में नापते हैं। ठीक उसी तरीके का एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो मात्रक होता है उसका मात्रक होता है, अगर हम यहां देखें वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड ऑलरेडी नीचे है, इसीलिए इसका मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण का मात्रक हो गया। आया बात समझ में? तो एक लाइन में अगर डिफिनेशन देना हो त्वरण किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम त्वरण कहते हैं। आया बात समझ में? आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा त्वरण के बारे में। अब त्वरण के बारे में अगर आपने देख लिया यहाँ पर, तो इसी से एक बड़ा मिलता जुलता वर्ड जो है आपके टॉपिक में है, पेपर में है, मेंस के सिलेबस में है, ग्रेविटेशन जिसको कहते हैं। तो यहीं पर अगर आपने त्वरण को पढ़ लिया है तो वही गुरुत्वीय त्वरण एक चीज़ आ जाती है। यानी त्वरण आपने समझ लिया, यही गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है उसके बारे में हम यही डिस्कस कर लेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे, दोनों को रिलेट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम ग्रेविटेशन देखते हैं। ग्रेविटेशन को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर हम एक निश्चित डिस्टेंस के नज़दीक लाते हैं तो आप देखेंगे वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव यानी आकर्षण फोर्स लगाते, आकर्षण बल लगाते हैं। बात आई समझ में? अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर सर यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं वो एक दूसरे पे आकर्षण फोर्स यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता है? हाँ, इसका कारण ये है कि जो दो पार्टिकल होते हैं या दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दूसरे फोर्स लगाते हैं, लेकिन उनके मास में जो डिफरेंस है वो बहुत अधिक नहीं होता है, इसलिए उनके बीच जो लगने वाला फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होता है, जो जनरली हमें महसूस नहीं होता है। आई बात समझ में? यानी सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसको अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आई बात समझ में? अब गुरुत्वाकर्षण बल क्यों, ये चीज जब अर्थ वहां पे एक ऑब्जेक्ट को अर्थ को ले लेते हैं तो उसी बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। सपोज दैट ये अर्थ है, पृथ्वी है। जब हम एक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी मान लेते हैं और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऐसे केस में इन पृथ्वी और उस ऑब्जेक्ट के बीच जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बात आई क्लियर होगी? जनरल अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में आकर्षण अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है उसको हम जनरल फोर्स कहते हैं, लेकिन ये जब एक अर्थ
पृथ्वी को लेते हैं एक ऑब्जेक्ट और उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो पृथ्वी जो आकर्षण, जो अट्रैक्टिव फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगाती है या अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जब कभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी अगर हम फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो, अगर हम यहाँ पे अभी सबसे पहले हम अर्थ इसको नहीं मानते हैं या पृथ्वी नहीं मानते हैं या जो भी है, अगर इसके मास को आप सपोज दैट कितना मान लेते हैं, m के आगे E लगा देते हैं। E लगाने का ये मतलब होता है अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और सपोज दैट ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है, m है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है इसके सरफेस पे है, सपोज दैट यहाँ पे है। हमने यहाँ डिस्टेंस एक ले लिया, लेकिन आप इसको सरफेस मान सकते हैं। यहाँ अर्थ है, इसके रेडियस को हम आर ई, जनरली जब अर्थ का केस लेते हैं तो रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ई की जगह ई लेते हैं अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं। तो ये अर्थ है जिसका मास क्या है, एम ई है, और उसका रेडियस कितना है, आर ई है। इस पे एम मास का, इसके सरफेस पे एम मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस पर ये अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम ई इंटू एम के, यानी जो ये बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों के मास के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है। और अगर इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को देखा जाए तो इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर ई है, और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है उसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जब कभी भी आप प्रोपोर्शनल से इन दोनों समीकरण को एक कर दीजिए, आप इन दोनों समीकरण को एक कर दीजिए तो बन जाएगा F इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल साइन को आप रिमूव करते हैं, याद रखिए प्रोपोर्शनल साइन जब हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको कहते हैं कैपिटल G M E M अपान R E स्क्वायर। फार्मूला क्या बन गया, इन दोनों को अगर आप एक कर देते हैं तो एम ई एम ऊपर हो गया, नीचे आर ई स्क्वायर हो गया। और जब कभी प्रोपोर्शनल साइन कहीं से रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो ये जो कैपिटल जी है इसका एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या इंग्लिश में लिख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ध्यान रखेंगे, कैपिटल जी का नाम ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। इसकी एक वैल्यू होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे इसका वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार यूज होता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। ये जो फार्मूला है इसी को कहते हैं, यानी ये जो F फोर्स लगा इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी बल के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये जो समीकरण बना इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, इस नाम को समझने की कोशिश करिए।
इसको एक थ्योरी है जिसको कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब समझ है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। पूरे फिजिक्स में आप देखेंगे न्यूटन द्वारा कई जगहों पे थ्योरी दी गई है, इसलिए हर एक थ्योरी का कहीं ना कहीं वहाँ पे नाम होता है कि किससे रिलेटेड थ्योरी न्यूटन की है। तो यहाँ पे न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम यही होता है कि पृथ्वी के मास और उस ऑब्जेक्ट के मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उनको एक कर देते हैं तो फार्मूला बन जाता है F(g)m(e)/r(e)²। यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं कैपिटल G को, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। आशा करता हूँ कि आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जनरल बल क्या होता है कि जब आप कहीं ऑब्जेक्ट पे किसी फोर्स पे लगाते हो तो उसको जनरल फोर्स कहते हैं, लेकिन जब यही फोर्स अर्थ के यानी पृथ्वी के केस में आ जाता है तो उसको सिंपल फोर्स ना कह करके गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आए बात समझ में? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको ऐसे समझेंगे कि जिस प्रकार से अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा कि कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर अर्थ के केस में जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ एक फोर्स लगाती है, एक बल लगाती है, तो उसमें अपने आप एक आकर्षण बल उत्पन्न लगता है। आकर्षण बल के कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है उस ऑब्जेक्ट में, उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जिसको किससे? स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके टॉपिक में भी है और कई जगह पूरे फिजिक्स में कहीं ना यूज होगा। गुरुत्वीय त्वरण को कैसे समझेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ एक फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से आकर्षित करती है तो वो ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाने आकर्षित करती है जिससे उसके वेग में परिवर्तन होता है, और जब वेग में परिवर्तन होता है तो अपने आप वहाँ पे एक त्वरण जनरेट होता है। इसीलिए ऐसे त्वरण को सिंपल त्वरण ना कह करके गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आए बात समझ में? आप ऐसे समझेंगे कि पृथ्वी के केस में जो त्वरण उत्पन्न होता है वहाँ पे सिंपल त्वरण ना करके या सिंपल एक्सेलरेशन ना कर करके उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल g से। स्मॉल g से रिप्रेजेंट करें, ये ध्यान रखना होगा, स्मॉल g से गुरुत्वीय त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कैपिटल G से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ एकदम से क्लियर होनी चाहिए। जो g की वैल्यू होती है वो जनरली आपने देखा होगा कई जगह यूज़ करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहीं कहीं पे आप इसको फ्लैट वैल्यू यूज़ करते हैं, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई? तो इसकी वैल्यू कहीं पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कहीं पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है। आप इसको दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है फिजिक्स में। ये बात समझ में आई? गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल G में एक संबंध होता है, उसको आप ये समझने की कोशिश करें। देखिए
ये फार्मूला कैसे आया इसको देखने की कोशिश। सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ ने जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया, F। अब समझ में, F फोर्स लगाया और जो ऑब्जेक्ट था उसका मास, उसका द्रव्यमान कितना था, अगर m द्रव्यमान था तो F बाई m वही वैल्यू हो जाती है किसके, g के, यानी कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। यही इसीलिए जब हम इस फार्मूले में रखते हैं तो यहाँ m से m कैंसिल हो जाता है, तो ये रिलेशन आता है स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। ये संबंध, ये रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये संबंध व्यक्त करता है गुरुत्वीय त्वरण और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जो रिलेशन होता है, जहाँ पे एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ है, जबकि रेडियस यानी अर्थ का जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो आर ई से रिप्रेजेंटेड स्क्वायर है। ये इसमें संबंध गुरुत्वीय त्वरण की। अब आप इसको समझ सकते हैं कि जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ गुरुत्व आकर्षित करती है ऑब्जेक्ट को, तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। उसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसकी वैल्यू ये है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि जो g की वैल्यू है या गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है उसमें वेरिएशन होता है, चेंजेस होते हैं। वो कौन से कारण है जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं और कैसा हो सकता है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण के में परिवर्तन कैसे कैसे होता है, इसको हम आगे देखेंगे। तो अगले सेक्शन पे आते हैं हम। करें स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्री के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं और डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी बनते हैं। और ये ध्यान रखना होगा कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही बन सकता है। जी के मान में जो परिवर्तन है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, यानी स्मॉल जी, इसके मान में कैसे कैसे परिवर्तन होता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहला, जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के आकार के कारण, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ का शेप एक स्पेशल आकार होता है। पृथ्वी का आकार जो है वो इसको एक अलग नाम देते हैं, GUOID, जियोइड शेप होता है। आप ये कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी को आप ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके का शेप बनता है, जहाँ पर ये जो बीच का पार्ट होता है जिसको आप विषुवत रेखा कहते हैं, इंग्लिश में अगर लिखें तो इसको हम इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पे ये जो अर्थ की त्रिज्या है, त्रिज्या इसको कहते हैं कि इसके केंद्र से लेकर के इसके सरफेस तक जो डिस्टेंस होती है इसको त्रिज्या कहते हैं। अर्थ की जो त्रिज्या होती है या व्यास कह सकते हैं, सबसे अधिक कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। ये जो पॉइंट होता है इसको हम पोल कहते हैं, हिंदी में अगर देखें तो इसको हम ध्रुव कहते हैं। देखने से शेप क्या लग रहा है, इसका शेप कैसा था, जियोइड शेप होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया था कि पृथ्वी का आकार कैसे होता है, तो उसका एक स्पेशल टर्म है GEOID, जियोइड शेप होता है। इसका पृथ्वी के आकार को ही ये टर्म देते हैं हम। तो आपने देखा कि जिस तरीके से आप पोल, विषुवत रेखा से पोल की तरफ जब जाते हैं तो इसके रेडियस में यानी त्रिज्या में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन कैसा होता है, त्रिज्या कम होती चली जाती है। अब समझ में, इससे पहले अभी आपने फार्मूला देख लिया है कि स्मॉल g इज इक्वल टू होता है फार्मूला GME/RE
स्क्वायर। अब आप देख लीजिए जी, कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि कांस्टेंट है। एम ई यानी अर्थ का जो मास है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका रेडियस चेंज हो रहा है, क्योंकि रेडियस यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। जिस तरीके से हम जाते हैं तो इसका त्रिज्या जो पृथ्वी की कम होती चली जा रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर फिजिक्स में ये लॉ होता है कि कोई क्वांटिटी अगर यहाँ पे कम हो रही है नीचे की तरफ तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, और ये अगर बढ़ रही होगी तो ये क्या होगी, कम होगी। अब इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि चूंकि पृथ्वी का आकार एक जैसे नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या सब जगह पे एक जैसी नहीं है, तो त्रिज्या यहाँ पे जब मैक्सिमम है, जब इक्वेटर पे मैक्सिमम वैल्यू त्रिज्या की है तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम होगी। इसीलिए विषुवत रेखा पर जो होता है जी की वैल्यू कैसी होती है, न्यूनतम। आई बात समझ में। इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जी की वैल्यू न्यूनतम कहाँ होती है, तो कहाँ पे होगी, विषुवत रेखा पे। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या है, मैक्सिमम है। आई बात समझ में। इसी प्रकार अगर देखेंगे कि पोल पर आ जाती है, ध्रुव पे चूंकि इसकी त्रिज्या सबसे कम होती है तो ये क्वांटिटी जहाँ पे सबसे कम होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, अधिकतम होगी। इसलिए ध्रुव पे जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू कैसी होगी, अधिकतम, मैक्सिमम। आएगा समझ में। इसीलिए अगर किसी आप सेम ऑब्जेक्ट का वेट अगर यहाँ पे लेंगे तो उसका वजन कुछ और आएगा, लेकिन उसको जब आप ध्रुव पे लेते हैं तो उसका वजन कुछ और आता है। इसीलिए पृथ्वी के आकार में कारण जो जी की वैल्यू में परिवर्तन होता है कि जिस प्रकार से, अब यहाँ पे कई बार प्रश्न आता है कि जब हम विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाते हैं तो वस्तु के भार में किस तरीके का परिवर्तन होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। जी की वैल्यू न्यूनतम होती है, इसलिए वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, इक्वेटर पे होता है, विषुवत रेखा पर होता है। लेकिन जिस तरीके से हम पोल की तरफ जाते हैं तो वस्तु का भार बढ़ता चला जाता है। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पृथ्वी के आकार के कारण इस प्रकार से परिवर्तन होता है, विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है जबकि पोल पे अधिकतम होता है। अब अगर ये तो पहला आ गया पृथ्वी के आकार के कारण, जी के परिवर्तन में अगर हम देखें तो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। जो जी का वेरिएशन है वो उसकी गति के कारण, जैसा कि आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष के तरफ रोटेट करती है, रोटेशन करती है। पृथ्वी में दो तरीके की गति पाई जाती है, एक तो अपने अक्ष पे रोटेट करती है और एक पृथ्वी उसको अपनी कक्षा में गति करती है जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं। तो जो पृथ्वी का अपने अक्ष के प्रति जो उसकी अपनी रोटेशन है उसके कारण भी जी के मान में परिवर्तन आता है। आए बात समझ में। जिस तरीके से जी के अगर इसकी गति बढ़ती है, पृथ्वी की जो नॉर्मल रोटेशन एक निश्चित चाल से वो अपने रोटेट कर रही है अपने अक्ष पे, लेकिन अगर उसके रोटेशन में चेंजेस होते हैं यानी उसके गति में परिवर्तन होता है तो उससे भी जी के मान में परिवर्तन आता है। कैसे परिवर्तन आता है, यानी देखेंगे कि अगर गति बढ़ती है तो जी का मान कम होता जाता है, गति बढ़ने के साथ जी का मान कम होता जाता है। अब समझ में। यानी अगर अर्थ की गति होता, कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पूछा जाता है, प्री में प्रश्न आया हुआ है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे उसकी गति बढ़ जाती है तो वस्तु के भार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख रहे हैं, अगर पृथ्वी की गति अपने अक्ष की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अपने आप जो वस्तु का भार है वो कम होता चला जाएगा। कैसे, क्योंकि जी का मान कम होगा, तो जी का मान कम होगा तो वस्तु का भार भी कम हो जाएगा। या समझे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर अपने अक्ष के परितः अगर पृथ्वी की गति बढ़ती है तो उसका मान कम हो जाता है। अगर इसको फैक्ट के तौर पे नोट करना हो तो आप कर सकते हैं कि वर्तमान में जो अर्थ की गति है अपने अक्ष के प्रति, अगर वो करीब 17 गुना हो जाए
यानी जो वर्तमान में गति है, अगर उस गति को 17 गुना कर दिया जाए तो किसी भी वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा। ये इमेजिनेशन की बात है, ऐसा होने नहीं जा रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट है जी के मान में परिवर्तन। अब अगर हम तीसरे पॉइंट पे आ जाए कि जी के वैल्यू में कैसे परिवर्तन होता है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। आया समझ में? जी का मान घटता है। कैसे घटता है इसको समझेंगे। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये आर ई है, रेडियस है, यानी आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट और इस केंद्र के बीच जो दूरी है वो आर ई के बराबर है। सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ ना आकर के यहाँ पर है, यानी जो अर्थ से कितनी हाइट है उसकी स्मॉल एच की हाइट है। तो अब जो ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस केंद्र से कितनी हो गई, आर ई प्लस एच हो गई। तो आप देख लीजिए कि ये जो दूरी थी, ये रेडियस था, वो बढ़ गया। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। इसीलिए पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो जी का मान हमेशा याद रखिए कैसा होता है, घटता है। इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं, रट सकते हैं, जैसे भी रखते हैं याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो जब भी अर्थ के सतह से हम ऊपर जाते हैं तो जी के मान में परिवर्तन होता है, यानी घटता चला जाता है। ठीक, अब अगर इसे फोर्थ पॉइंट पे आ जाएं, तो अगर अर्थ की सतह से नीचे अगर जाते हैं हम, सतह से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। ठीक है, तो इतने वेरिएशन हो गए। जी के पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन हुआ, पृथ्वी के गति के कारण जी के मान में परिवर्तन हुआ, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे जी का मान परिवर्तित हुआ, और पृथ्वी के नीचे आने पे जी का मान परिवर्तित हुआ। ये सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं। इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे चलते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होता है कि जो पृथ्वी होती है उसमें दो तरीके का मूवमेंट होता है, दो तरीके की गति पाई जाती है। कोई भी अर्थ जो होता है वो एक तो अपने अक्ष पे चारों तरफ घूमती है। आए बस समझ में? पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों तरफ घूमती है। दूसरा, अगर यहां सपोज दैट ये सूर्य है, तो ये सूर्य के भी चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में घूमती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य की एक ग्रह के रूप में है, ये पृथ्वी एक ग्रह के रूप में है। ये पृथ्वी में दो तरीके की गति हुई। एक तो ये पृथ्वी इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में गति कर रही है, और दूसरे यही पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूमती है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेंगे कि जो ये पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में जो घूम रही है एक सूर्य के चारों तरफ, इसकी वजह से, इस घूमने की वजह से, याद रखना इस चीज़ को, इसको कहते हैं ऋतु परिवर्तन। यानी जो ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सारे जो मौसम में परिवर्तन आप देखते हैं, वो इसके जो निश्चित कक्षा में जो घूमती है रिवोल्यूशन जो होता है, उसके कारण जो है आप इसको कह सकते हैं ये ऋतु परिवर्तन होता है। तो कई बार ये चीज़ आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है। आए बात समझ में? तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ निश्चित कक्षा में घूमती है, उसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। जबकि कोई भी अर्थ अपने अक्ष पे, और ये जो एक चक्कर है कक्षा में, वो कितने दिनों में लगाती है? करीब 365
डेज में। आई बस समझिए एक साइकिल कंप्लीट होती है। लेकिन ये अर्थ जो अपने अक्ष पे जो एक साइकिल कंप्लीट, एक जो रोटेशन उसका होता है, अपने अक्ष पे जो रोटेशन होता है, इसकी वजह से जो दिन और रात होता है अर्थ पे, वो इसी के कारण होता है। कैसे? आप देखेंगे सूर्य यहाँ पर है, जनरली हमें दिखाई देता है कि सूर्य मूवमेंट हो रहा है, लेकिन सूर्य मूवमेंट नहीं होता है, सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है। मूवमेंट किस में होता है? अर्थ में होता है, लेकिन इतना स्मूथ होता है कि हमें एहसास नहीं होता है। ठीक ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब आप कभी किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर सामने वाला नहीं मूव कर रहा है, सामने वाला मूव कर रहा है तो नहीं आप मूव कर रहे हैं, लेकिन लगता है सामने वाला बिल्कुल अगर ज़्यादा है कम, उसको रिलेटिव वेलोसिटी में हम देखेंगे कि कैसे होता है, लेकिन महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी में गति है, लेकिन हमें क्या लगता है कि सूर्य गति हो रही, पृथ्वी स्थिर है। तो ये जो अर्थ में जो रोटेशन होता है अपने अक्ष के चारों तरफ जो घूमती है, उसी के कारण दिन रात होता है। अर्थ का जो फेस सूर्य की तरफ होता है वहाँ पे तो दिन होता है, और जो फेस उसके अपोजिट होता है वहाँ पे रात होती है। आई बात समझ में? यानी आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी, यहाँ पे अब ये समझेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्थ जो होता है अपने अक्ष पे एक निश्चित गति में रोटेट कर रही है, एक निश्चित गति पे। ध्यान रखेंगे, उसी अगर उसकी गति में परिवर्तन होता है, अगर इसके अर्थ के गति में अगर परिवर्तन होता है तो भी जी के मान में परिवर्तन आ जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए जनरली जी के मान में परिवर्तन 4 तरीके से होता है। एक तो उसके आकार के कारण, दूसरा उसके घूर्णन के कारण, रोटेशन जिसको कहते हैं, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे गति से घूर्णन हो रहा है, उसके कारण भी जी में परिवर्तन होता है। यानी कि अगर पृथ्वी की गति कम या ज़्यादा होती है तो भी जी के वैल्यू में परिवर्तन होगा, चेंजेस आ जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा ऊंचाई के कारण, और चौथा गहराई के कारण। अगर पृथ्वी सबसे नीचे जाते हैं, इसमें जी के मान में परिवर्तन होता है। मेंस के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस टॉपिक से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और मेंस का लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि जी में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। इसको आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर उसको देखा जाए तो आगे हम बढ़ते हैं। ये जी में परिवर्तन होगा, ग्रेविटेशन समझ में आ गया, ग्रेविटी क्या होती है। और इस पूरे फेनामेना को अगर जनरली कहीं पर वर्ड आप यूज करते हैं कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी यही है, इस पूरे फेनामेना को ग्रेविटी कहते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ, पृथ्वी अपनी तरफ जो आकर्षित करने की प्रॉपर्टी होती है, इसी फेनामेना को ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी के कारण ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण पैदा होता है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझ चुके हैं। आए बात समझ में? अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक इसी चीज़ से रिलेटेड आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसको कहते हैं द्रव्यमान एवं भार। एक महत्वपूर्ण चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये समझ सकते हैं कि चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, जी की वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट नहीं रहती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हर एक ग्रह पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है। इसीलिए हर एक जगह पर, हर एक ग्रह पर जो किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है यानी भार होता है, वो अलग अलग होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भार होता है, यानी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो द्रव्यमान का होता है मास। आई बस समझ में? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, वो हमेशा याद रखिएगा, ये मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो क्या होता है? नियत रहता है। नियत यानी कांस्टेंट रहता है। है बात क्लियर?
लेकिन भार में परिवर्तन हो सकता है या होता है, परिवर्तन हो सकता है। कैसे होता है उसको आप देखेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, यानी जो वेट होता है, वेट जिसको आप कहते हैं भार, भार जो होता है वो उसके द्रव्यमान को जब हम गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं तो जो निकल करके आता है वही उस ऑब्जेक्ट का भार होता है। इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि किसी भी जो हम भार या वस्तु या द्रव्यमान यूज़ करते हैं, दोनों एक चीज़ नहीं होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। आप समझे? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भार होता है उसके द्रव्यमान को जब हम जी में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसी को कहते हैं हम उसका भार। अब इसको आप समझिए, कहीं पर जी की वैल्यू अगर अर्थ पे देखा जाए तो अर्थ पे टोटल जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर उसका भार कुछ होगा, लेकिन जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे या जानेंगे कि जी की वैल्यू चंद्रमा पर, अगर आप चंद्रमा पे देखें तो जी की वैल्यू वहां पर g/6 होता है। यानी वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है? जितना पृथ्वी पे होता है उसका 1/6 होता है। अब समझ में? तो सिंपल सी बात है, अगर वहां पे जी की वैल्यू 1/6 है तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट का वेट भी कितना हो जाएगा? mg/6। अब समझ में? यानी कि आप अगर एज ए पर्सन आपका वजन यहां पर जितना होगा वो अगर चंद्रमा पे आप जाते हैं तो आपका वजन 1/6 रह जाता है। अब समझ में? अब ध्यान रखेंगे, आपके मास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जो आपका द्रव्यमान था, मास जो था, द्रव्यमान था, वो यहां पर भी उतना है और चंद्रमा पर उतना है, उसको कहीं पर भी ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि द्रव्यमान जो होता है नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि भार में परिवर्तन हो सकता है अकॉर्डिंग टू जी। जिस तरीके से जी की वैल्यू में परिवर्तन होता है उसी प्रकार से उसके वजन में, भार में परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसा अभी हमने पिछला डिस्कस किया कि अगर किसी व्यक्ति का जब वहां पे होता है, इक्वेटर पे होता है तो उसका भार कुछ और होगा, लेकिन जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगा उसका भार कुछ और हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक इसी तरीके से कि ये अंतर आया वजन और वेट और भार में। तो ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जब कभी मास को आप जी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे उसका वो भार निकल के आता है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा पे जो जी की वैल्यू होती है वो g/6 होता है, इसलिए उसका वजन भी वहाँ पे mg/6 हो जाएगा, यानी उसके भार में 1/6 हो जाएगा। अब समझ में? तो ये आप समझ गए, द्रव्यमान और भार के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो गई है। आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे, मैं टॉपिक को इस तरीके से ले रहा हूं कि जिससे एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि ये किस तरीके से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा, जिसको ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी हमारे शरीर में या जितने भी किसी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होता है या गति होती है वो किस कारण से संभव हो पाती है? हमारे ऊर्जा के कारण, एनर्जी के कारण। ये ध्यान रखेंगे, चाहे वो लिविंग मैटर हो या नॉन लिविंग मैटर हो, उन दोनों में जिस तरीके का भी मूवमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी इन्वॉल्व है।
वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे स्टैटिक एनर्जी हो, स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे किसी प्रकार की ऊर्जा हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि कहीं पर किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप देखते हैं, अगर आप कई दिनों से खाना नहीं खाते हैं तो आपको कमजोरी सी आने लगती है, आप काम नहीं कर पाते हैं, आप में मूवमेंट नहीं होता, आप थकान महसूस करते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ग्लूकोज लेते हैं तो मूवमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि एनर्जी की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ लिविंग के लिए होती है, लिविंग मैटर के लिए। नॉन लिविंग मैटर में भी मूवमेंट तभी संभव हो पाता है कि जब वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है एनर्जी। आया बात समझ में? तो एनर्जी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए। यानी तो आप ये कह सकते हैं जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा जनरली दो प्रकार की होती है, जिसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, मूवमेंट के कारण जो ऊर्जा होती है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। आए बात समझ में? यानी आप इसको अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप ये कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट में जो ऊर्जा उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का अगर फार्मूला देखा जाए तो हम अगर E को E से लिखते हैं, उसके साइड बेस पे K लिख देते हैं, इससे पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसमें उसका गति कितनी है, v है, तो उसका फार्मूला होता है mv²। तो फार्मूला क्या बन गया, हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। यानी कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, तो इस फार्मूले में रख करके आप निकाल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी गतिज ऊर्जा है। तो सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट अगर गतिमान है तो उसमें उसकी वेलोसिटी होगी, उसका कुछ मास होगा, उनका प्रोडक्ट लेंगे, इस तरह से उसको हाफ करेंगे तो ये निकल के आएगी गतिज ऊर्जा। यानी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की अगर डिफिनेशन आप देखेंगे तो ये स्थितिज ऊर्जा के नाम है एनर्जी, जिस तरह से इसका डिफाइन करेंगे, एनर्जी ड्यू टू मोशन। नाम से लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट में उसकी स्थिति के कारण, उसकी पोजीशन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो आप ये कह सकते हैं, इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति के कारण जो उसकी ऊर्जा है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब बात समझें, स्थितिज ऊर्जा का अगर फार्मूला देखा जाए तो E, उसके बेस पे आप P लिख सकते हैं और ये होता है mgh। mg, जहां m उसका मास है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट। आप ये कह सकते हैं कि ये सपोज दैट ये मोबाइल है, ये इसको कुछ आप हाइट पे रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को आप छोड़ देते हैं तो ये नीचे की तरफ आता है। यानी इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ इस तरीके से है कि अगर आप इसको छोड़ते हैं तो इसमें एक एनर्जी अपने आप स्टोर है जो कि इसको गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। आए बात समझ में?
इसीलिए आप ये कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उसके कारण जो उसमें एनर्जी होती है आप उसको कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप किसी ढलान के ऊपर जा कर के आप खड़े हो जाते हैं साइकिल लेकर के या बाइक लेकर के, वहाँ से आप क्या होता है, अगर आप उसको फ्री छोड़ दें तब भी वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और जैसे ही उसको फ्री छोड़ते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। इसको आप ऐसे समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टोटल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी जो कांस्टेंट रहती है, बस क्या होता है कि उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता रहता है। यानी आप ये कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित हो सकता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो सकता है। आए बस समझ में? बस डिफरेंस है कि अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो हाफ mv² कर देंगे, और पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो mgh कर देंगे। जहाँ m मास है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h उस ऑब्जेक्ट की हाइट। हाइट क्यों लिया आपने? क्योंकि आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर कहीं इस तरीके से है तो उसमें हाइट जरूर इन्वॉल्व होगा, और वहाँ इसीलिए mgh यहाँ पर लिख देंगे हम। तो समझ में आ गया कि जो किसी ऑब्जेक्ट की ऊर्जा जो है वो दो प्रकार की होती है, दोनों के अलग अलग फार्मूले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन बहुत ज़रूरी है इसको जानना समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं गति में इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं, उनको एक्सप्लेन करिए। फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी आप ये कह सकते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। आया बात समझ में? यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो पोजीशन होती है, यानी जो उसकी वर्तमान अवस्था होती है, तत्कालीन जो अवस्था होती है, वो अपने उसी अवस्था में रहेगा कि जब तक उस पर कोई आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जैसे अगर आप खड़े हैं तो आप अगर आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो आप स्थिर ही रहेंगे, लेकिन जब वो कोई धक्का देता है कोई व्यक्ति तो अपने आप में गति आ जाती है, आपके स्थिति में परिवर्तन हो जाता है उसी। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, या जिसको कहते हैं जड़त्व का नियम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन यानी उसके अवस्था में परिवर्तन को करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अलग से एक्स्ट्रा फोर्स, अतिरिक्त फोर्स लगाना पड़ता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गतिमान है, ऑलरेडी चल रही है, तो आप उसको रोकते हैं, अगर रोकने के लिए उसको अगर रोकने की कोशिश करते हैं तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे कि आप गाड़ी से जा रहे हैं तो ब्रेक लगाते हैं। आए बस समझ में? इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहते हैं। ये हो गया लॉ ऑफ मोशन। दूसरा जिसको कहते हैं संवेग परिवर्तन का नियम।
संवेग, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि संवेग कहते किसको हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है जब उसकी वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो निकल के क्या आता है, संवेग। तो संवेग परिवर्तन का क्या नियम है, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हैं तो सिंपल सी बात है उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। वेलोसिटी में परिवर्तन होगा यानी उसके वेग में परिवर्तन होगा, चाहे वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, जब वेग में परिवर्तन होगा, मास चूंकि कांस्टेंट रहता, मास कभी नहीं बदलता, तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो जो संवेग परिवर्तन का नियम क्या कहता है कि उस ऑब्जेक्ट पे जो लगाया गया फोर्स है, उस ऑब्जेक्ट पे जो लगाया गया फोर्स कितना F है, वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पहले सपोज दैट इसका वेग कितना था, u के बराबर था, जब आपने फोर्स लगाया तो उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो इस केस में जो संवेग था ये कितना था, m इंटू यू था। दूसरे केस में क्या हुआ, m इंटू वी हो गया। आया बात समझ में। तो यानी कि अंतिम संवेग कितना है, mv माइनस mu, मास और अंतिम वेग को मल्टीप्लाई किया, ये अंतिम संवेग है, उसमें से माइनस कर दिया वेग इंटू इनिशियल वेग यानी प्रारंभिक वेग को, और वटे कितना हुआ, सपोज इसमें टाइम कितना लगा, t के बराबर। आप ऐसे इसको और करेंगे, जो कि m दोनों में कॉमन है तो m को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू और अपॉन क्या हुआ, t। अब आप इसी फार्मूले को थोड़ा सा पीछे जा करके देखिए, जो अभी हमने त्वरण के बारे में जब देखा है तो त्वरण का फार्मूला क्या होता था, v माइनस यू बाई टी। यानी ये जो पार्ट है ये कितने के बराबर हो जाता है, a के बराबर है। यानी ये को अभी हमने पीछे पढ़ा है, क्या किया, इसको नाम है त्वरण। अब समझ में। तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। यानी F इज इक्वल टू क्या हुआ, m a के बराबर हो गया। यही F इज इक्वल टू ma होता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उस पर द्रव्यमान और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दोनों के प्रोडक्ट को हम उस पर लगे हुए फोर्स को बराबर कह सकते हैं। अब समझ में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको संवेग परिवर्तन का नियम कहते हैं कि जो लगाया गया बल है वो उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसमें निकालेंगे तो ये फार्मूला निकल करके आएगा F इज इक्वल टू ma। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कई जगह पे यूज़ होता है, आपने अक्सर देखा होगा F इज इक्वल टू ma। जनरली फोर्स को यानी बल को हम उसके जो यूनिट होती है उसको न्यूटन में नापते हैं। उसको जब हम मात्रक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो और बताएंगे हम। तो ये हो गया लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड नियम। अब अगर इसके तीसरे यानी थर्ड लॉ पे जाते हैं, तीसरा नियम उसको देख लेते हैं। तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका बड़ा सिंपल है, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे जो क्रिया होती है तो कहीं ना कहीं वो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न में प्रतिक्रिया बल लगाता है। इसी को क्रिया और प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। इसको सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई स्प्रिंग होता है, जब स्प्रिंग को आप फोर्स दबाते हैं तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग भी रिटर्न में प्रतिक्रिया बल लगाता है। इसी को क्रिया और प्रतिक्रिया का बल नियम कहते हैं। यानी हमेशा किसी भी क्रिया का एक प्रतिक्रिया स्वरूप होता है। और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के केस में नहीं, ये पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज़ के लिए लागू होता है कि हमेशा कहीं भी
रिएक्शन होता है तो एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। अब समझ में, इसी को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। कहीं पर भी कोई अगर फोर्स लगाया जाता है तो वो भी, जैसे आप अभी एक बॉल लेते हैं, बॉल को अगर सरफेस पे ड्रॉप करते हैं तो आप देखेंगे वो बॉल अपने आप उछलता है। क्यों उछला? क्योंकि जब वहाँ पे क्रिया हुई तो कहीं ना कहीं सरफेस उस ऑब्जेक्ट पे एक और फोर्स लगाता है जिसको कहते हैं प्रतिक्रिया। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो आज हमने कुछ टॉपिक किया है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, या ग्रेविटी के बारे में, या गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, फोर्स के बारे में, ऊर्जा के बारे में। ये हमने कुछ ऐसी जनरल जो टर्मिनोलॉजी है जो बहुत कहीं ना कहीं यूज़ होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आगे और हम इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, इसको और हम डिटेल में और आगे समझेंगे, जिससे कहीं ना कहीं ये जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है इनको जब आप समझ पाएंगे तो फिजिक्स समझने में बहुत आसानी होगी। मिलते हैं किसी और क्लास पे, तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।